क्लास 12 लेसन नंबर 5 यात्रियों के नजरिए से। इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे इब्न बतूता के बारे में। देखो, इब्न बतूता मध्यकालीन यात्रियों में बहुत प्रमुख यात्री हैं। इसका जन्म अफ्रीका के मोरक्को के तेंजियर नामक शहर के अंदर हुआ था और 22 साल की उम्र में इसने अपनी यात्राओं को शुरू कर दिया था। बेसिकली ये काफ़ी हाईली एजुकेटेड परिवार से आता है और 22 साल की उम्र में ही इसने अपनी यात्राओं को शुरू कर दिया था, इसलिए इसे हटीला यात्री भी कहा जाता है। देखो, इसका जो जन्म हुआ था वह अफ्रीका के तेंजियर गांव, अफ्रीका के मोरक्को के तेंजियर में हुआ था और सबसे पहले जो इसने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी वो मक्का के लिए इसने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी, यानी अरब प्रायद्वीप के अंदर आया था। यहाँ पे इसने यमन और ओमान की भी यात्रा और सीरिया की यात्रा भी इसने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय यह भारत आया था। 1304 में इसका जन्म होता है दक्षिण अफ्रीका के मोरक्को के अंदर और इसका परिवार काफ़ी सुशिक्षित और सम्मानित परिवार था। भारत में आने से पहले इसने इराक, मक्का, सीरिया, यमन और ओमान की यात्राएं कर चुका था। जब वो सिंध पहुंचा, मध्य एशिया से होते हुए जब वह सिंध पहुंचा तो इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो विद्वानों का सम्मान करता है और काफ़ी सुशिक्षित विद्वान सुल्तान है। तब उसने दिल्ली आने की ठानी और जब वह दिल्ली आया तब इब्न बतूता उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने दिल्ली के काजी के पद उसे नियुक्त कर लिया। यानी अगर मैं बात करूं कि काजी की पद की अगर वर्तमान में तुलना करें तो वह न्यायाधीश के इक्विवेलेंट था, यानी उसे दिल्ली का न्यायाधीश बना दिया गया था। लेकिन कुछ कारणों से बाद में जब मोहम्मद बिन तुगलक को जब ये पता चला कि कुछ उसके सिपह सालार और कुछ उसके मंत्री उसको पदच्युत यानी उसको मारने के अंदर है, तब उसने इस षड्यंत्र के अंदर उसे लगा कि इब्न बतूता भी उसमें शामिल है। तब उसने इब्न बतूता को कारावास में डलवा दिया था और बाद में जब इन गलतफहमियों को जब वो दूर कर लिया गया था तब उसे दिल्ली के सुल्तान यानी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपना राजदूत बना के चीन की तरफ भेजा गया, यानी चीन में जो मंगोल शासक था उसके यहाँ इसके भेजा गया था। तो अगर प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि किस यात्री को चीन पे भेजा गया था तो वह यात्री था इब्न बतूता। इसने अपनी पुस्तक का नाम है रहला। इसने अपने उस यात्रा वृत्तांत को इसके अंदर लिखा है, अरबी भाषा में उसकी ये पुस्तक है। ये एक सांकेतिक चित्र है मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता का। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रहला है जो अरबी भाषा में लिखी हुई है। बात करते हैं इब्न बतूता की पुस्तक रहला के बारे में। देखो, ये अरबी भाषा की पुस्तक है। इसमें इब्न बतूता ने अपनी भारतीय यात्राओं के बारे में लिखा है। इसने भारत उपमहाद्वीप के अंदर होने वाली कृषि के बारे में, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के बारे में, डाक प्रणाली के बारे में और डाक व्यवस्था और इवन जो भी घटनाक्रम उसने भारत में देखे हैं उनका उसने वर्णन कर रखा है। यहाँ पे बात करें रहला और भारतीय शहर। देखो, भारतीय शहर के अंदर वो बात बताता है कि दौलताबाद और दिल्ली की तुलना वो बड़े शहरों के अंदर करता है। वह बताता है कि दिल्ली इतना बड़ा है कि वहाँ के बाजार जो है वो चमक दमक से और भोग विलासिता की और जरूरत की सभी सामान वहाँ पे मौजूद है। वो बताता है कि यहाँ के बाजार काफ़ी रंगीन है और यहाँ पे जो बाजार है वो चमक धमक से भरे हुए हैं। वो बताता है कि प्रत्येक बाजार के अंदर एक मस्जिद और एक मंदिर पाए गए हैं और जो गायक है और जो नर्तक है उन सभी के लिए वहाँ पे सार्वजनिक स्थल बना रखे हैं। भारतीय कृषि की काफ़ी तारीफ करता है। वह बताता है कि भारतीय मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है और प्रत्येक इस मिट्टी के अंदर प्रत्येक वर्ष में 2 बार फसल ली जाती है और भारतीय कृषि की जो वस्तुएं हैं उनकी डिमांड मध्य एशिया और उत्तर दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर इसकी काफ़ी डिमांड है। ये मध्यकालीन बाजार का एक चित्र है। देखो, कपड़े की बात करते हैं तो वह भारत में जो स्थित रेशम और जरी या मलमल के कपड़ों की काफ़ी तारीफ करता है। वह बताता है कि भारतीय ये जो मलमल है या भारतीय जो कपड़े हैं उनकी जो डिमांड है वो मध्य एशिया और दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश है काफ़ी मात्रा में वहाँ पे है। भारतीय मलमल की इतनी तारीफ करता है, वो बताता है भारतीय मलमल की कुछ किस्में इतनी महंगी हैं कि उसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। उसे सिर्फ और सिर्फ जो अमीर वर्ग के लोग हैं या हम बात करें कि कुछ धनाढ्य वर्ग है वही उसे अफोर्ड कर पाते हैं। बात करते हैं भारतीय डाक प्रणाली के बारे में। देखो, भारतीय डाक प्रणाली की काफ़ी तारीफ करता है और वो बताता है कि यहाँ की डाक प्रणाली विशेष है। वह यह बताता है कि अगर हम बात करें सिंध से लेकर अगर दिल्ली तक की अगर हम बात करें तो सिंध से लेकर दिल्ली तक की जो यात्रा है वो 50 दिन में पूरी की जाती है। लेकिन अगर हमें कोई संदेश अगर दिल्ली से लेकर अगर सिंध तक भेजना है तो उस संदेश को हम 5 दिन में ही पहुंचा सकते हैं। मतलब
वो बताता है कि 2 प्रकार की डाक प्रणाली भारत में मौजूद थी। उस समय सल्तनत काल की बात कर रहे हैं। तो वहां बताता है कि एक डाक प्रणाली का नाम है अश्व डाक प्रणाली, और एक डाक प्रणाली की बात बताता है उलूक यानी पैदल डाक प्रणाली। देखो, वो अश्व डाक प्रणाली के बारे में बताता है कि प्रत्येक 4 मील के ऊपर एक घुड़सवार खड़ा रहता था। मतलब एक संदेश को जब एक घुड़सवार जब 4 मील की यात्रा करने के पश्चात दूसरे घुड़सवार को हैंड ओवर कर देता था, और वहां से दूसरा घुड़सवार फिर 4 मील की यात्रा करने के पश्चात दूसरे घुड़सवार को दे देता था। इस प्रकार जो संदेश था वो काफी कम समय में आगे पहुंच जाता था। पैदल डाक प्रणाली के बारे में वो बताता है कि पैदल डाक प्रणाली के अंदर प्रत्येक 3 मील के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा होता था, और प्रत्येक व्यक्ति के उस व्यक्ति के हाथ में एक संदेश और एक विशेष प्रकार की छड़ी होती थी। उस छड़ी के अंदर वह व्यक्ति बताता है कि उस छड़ी के अंदर विशेष प्रकार के घंटियां लगी हुई होती थी, जिससे वह तेजी से दौड़ता हुआ 3 मील तक पहुंचता था, और 3 मील के पश्चात अपने संदेश को दूसरे व्यक्ति को हैंड ओवर कर देता था। तो उस प्रकार की भारतीय डाक प्रणाली के बारे में अगर कोई प्रश्न आ जाता है तो इसको सॉल्व किया जा सकता है कि 2 प्रकार की डाक प्रणाली बताता है, अश्व डाक प्रणाली और उलूक पैदल डाक प्रणाली। यह एक सांकेतिक चित्र है कि एक संदेशवाहक है जिसके पास घोड़ा है और डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा रहा है। देखो, एक इंटरेस्टिंग कथन वो बताता है पान के बारे में। तो वह इब्न बतूता ने इससे पहले कभी पान नहीं देखा था, और वह बताता है कि पान एक प्रकार की बेल है, अंगूर जैसी बेल है, जो इसकी खेती ही इसके पत्तों के लिए की जाती थी। वह बताता है कि पान के ऊपर कुछ जायफल जैसी कोई सुपारी होती है, जिसे काट के इसके ऊपर डाल दिया जाता था और उसको चबा के फिर थूक दिया जाता था। तो एक पान का इंटरेस्टिंग जो कथा एक वृतांत है वो अपने रहला के अंदर लिखता है। बात करते हैं नारियल के बारे में। देखो, इब्न बतूता ने भारत आने से पहले खजूर के पेड़ों को देखा था और खजूर को वो जानता था, लेकिन नारियल के वृक्ष उसने कभी नहीं देखे थे। यानी वो नारियल के वृक्षों को देख के काफी आश्चर्यचकित हुआ, और उसने अपनी रहला के अंदर लिखा है कि नारियल का जो फल होता है वो बिल्कुल मानव की खोपड़ी जैसा होता है, बाहर से काफी सख्त और अंदर से काफी नरम। वही उसके अंदर ये बताता है कि ये जो फल है, इसकी जो रेशे है उसका उपयोग रस्सी बनाने में किया जाता था, और इसके पानी को भी पिया जाता है, और इसका जो फल है उसकी गिरी को खाया भी जाता है। तो अगर प्रश्न पूछता है कि रहला के अंदर नारियल के बारे में क्या वृतांत लिखता है, तो इसे यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। बात करते हैं दास प्रथा के बारे में। देखो, इब्न बतूता बताता है कि प्रत्येक वर्ग के लोग दास रखा करते थे। दासों के अंदर जो बात बताता है कि पुरुष दास और महिला दास की अगर वो तुलना करता है तो महिला दासों की कीमत वो ज्यादा बताता है। महिला दासों का प्रयोग वो बताता है कि कई बार राजा और महाराजा जो लोग थे, सुल्तान लोग जो थे, वह उनका प्रयोग गुप्तचर के रूप में भी करते थे, और घरेलू कामकाज में भी उनका प्रयोग लिया जाता था। वहीं वह बात करता है कि पुरुष दासों के बारे में वह बताता है कि पुरुष दासों को बेसिकली पालकी उठाने के अंदर और कृषि संबंधी कार्यों के अंदर लगाया जाता था। दासों के संबंध में अगर यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि कोई 3 अनुभव बताइए, इब्न बतूता जो मेंशन करता है वो 3 यहाँ पे चीजें मेंशन करता है। पहला वो ये बताता है कि जब एक धर्म उपदेशक थे नसरुद्दीन से, तो मोहम्मद बिन तुगलक उससे काफी खुश हुआ और उसे 1 लाख मुद्राएं तथा 200 दास को गिफ्ट किए थे। और यही वो बताता है कि जब वो सिंध गया था तो उसने सिंध के सुल्तान को भी कुछ दास गिफ्ट किए थे, और मुल्तान जब जाता है तो मुल्तान के भी जो गवर्नर थे उसको उसने किशमिश और कुछ दास भेंट किए थे। ये एक सांकेतिक चित्र है। अब बात करते हैं इस लेसन से आने वाले कुछ प्रश्नों को लेकर। तो देखो, इब्न बतूता की अपनी यात्रा को कैसे प्रारंभ किया, तो लेसन के अर्लियर में हमने इस चीज को डिस्कस किया है कि भारत आने से वह पहले मक्का गया है, सीरिया गया है, फारस गया है और ओमान भी गया है, और स्थल मार्ग के द्वारा वह सिंध होते हुए दिल्ली तक पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक की काफी तारीफ सुन के वह दिल्ली की तरफ आया था। बात करते कौन सा यात्री काजी के पद पर नियुक्त हुआ था, तो इब्न बतूता वह यात्री था जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी बनाया गया था। और जब वो अपनी चीन यात्रा की तरफ जा रहा था और जब वो मालदीव जाता है तो वहां 18 महीने के लिए वह काजी के पद पर भी नियुक्त हुआ था। वही क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन से यात्री को दूत के रूप में चीन भेजा गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में इब्न बतूता को मंगोल शासक मतलब चीन की यात्रा के रूप में उसने भेजा था। बात करते हैं इब्न बतूता की चीन यात्रा को लेके। तो देखो, इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते, सबसे पहले अगर ये बात करते हैं तो मध्य भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत का ये जो प्रायद्वीपीय भाग है, इस तट को मालाबार तट कहा जाता है,
और मध्य भारत होते हुए सबसे पहले पहुंचा केरल यानी मालाबार के तट पे, और यहाँ से एक द्वीप पड़ता है मालदीप, यानी वह यहाँ से मालदीप आया, और मालदीप में उसने 18 महीने तक काजी के पद पे वह नियुक्त हुआ। उसके पश्चात वह यहाँ पे एक देश पड़ता है श्रीलंका, यानी वह श्रीलंका भी गया। पुनः वो एक बार वापस मालाबार गया, और वहाँ से अगर बात करें तो वो असम और बंगाल की तरफ भी गया था। वहीं से उसने जहाज को पकड़कर वह चीनी बंदर सुमात्रा होते हुए, बेसिकली जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है सुमात्रा गया, और सुमात्रा से वह जहाज के थ्रू चीनी बंदरगाह जायतून गया था। यानी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि चीन के किस बंदरगाह पे इब्न बतूता उतरा था, तो वो बंदरगाह था जायतून, वर्तमान इसे क्वांजू के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये पूछा जाता है, देखो इसकी तुलना मार्को पोलो से भी की जाती है। 13वीं शताब्दी के अंदर इटालियन यात्री मार्को पोलो भी चीन गया था, तो इस समकक्ष होने के कारण इसकी तुलना मार्को पोलो से भी की जाती है। हाँ, देखो क्वेश्चन यह आता है कि इब्न बतूता ने दिल्ली से विभिन्न स्थानों की कितनी दूरियों को बताया गया है। तो देखो बताता है कि मुल्तान से अगर दिल्ली जाना हो तो 40 दिन का सफर तय करना पड़ेगा। मुल्तान से दिल्ली जाना हो तो 40 दिन का सफर करना पड़ेगा, और दौलताबाद से दिल्ली जाना हो तो भी 40 दिन का सफर करना पड़ेगा। सिंध दिल्ली से थोड़ा दूर है, इसलिए वहां हमें 50 दिन का सफर करना पड़ेगा। ग्वालियर और दिल्ली में काफी कम दूरी है, अतः वहां बताता है कि वहां सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का सफर ही करना पड़ता है। मैप के अंदर देखो मैं बता देता हूं, यहाँ पे पड़ता है सिंध, यहाँ पे पड़ता है सिंध, वर्तमान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। सिंध से दिल्ली तक का जो सफर बताता है वह बताता है 50 दिन का सफर हमें तय करना पड़ता है। और यहां आता है मुल्तान, मुल्तान से बताता है कि मुल्तान से अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको 40 दिन का सफर करना पड़ेगा। यहां बात करते हैं हम दौलतागिरी की या दौलताबाद की, तो यहां वो बताता है कि अगर दौलताबाद यानी दौलतागिरी से आपको दिल्ली जाना है तो 40 दिन का आपको सफर करना पड़ेगा। वहीं बात करता है ग्वालियर की, देखो ग्वालियर और दिल्ली में काफी कम दूरी है, वो बताता है 10 दिन का ट्रैवल ही काफी है यहाँ पे आने के लिए। इब्न बतूता की पुस्तक के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, रहला इसकी पुस्तक है, अरबी भाषा में लिखी हुई है, और भारतीय उपमहाद्वीप की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में वहां पे ये चर्चा करता है। इब्न बतूता और भारतीय शहर, जिसको हमने अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं कि भारतीय शहरों की काफ़ी बड़ा चढ़ा के बताता है कि यहाँ के मार्केट जो है काफ़ी घने हैं, और दौलताबाद और दिल्ली को वो काफ़ी बड़े शहर के रूप में बताता है। वह बताता है कि यहाँ के जो कपड़े हैं उनकी मांग दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के अंदर और मध्य एशिया में काफ़ी है। यहाँ की जो ज़मीन है काफ़ी उन्नत है, उपजाऊ है, और यहाँ से वर्ष में 2 बार फसल ली जाती थी। तो भारतीय शहरों की काफ़ी ये अच्छी बातें करता है। और व्यापार की बात करें तो वह बताता है कि यहाँ के मलमल, साटन, जरी और कपड़ों की अत्यधिक मांग थी दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर और मध्य एशिया के अंदर, और यहाँ की जो मिट्टी भी काफ़ी उपजाऊ थी। बस आज के लेसन में इतना ही, और नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे फ्रांसिस्को बर्नियर के बारे में।